केम छो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, नहीं पनीर की सब्जी नहीं लेकर आया, अरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। और मैं अगर आगे भी खड़ा हूं ना तो भी आपको पीछे नजर आ रहा होगा कि उस टॉपिक का नेम क्या है, SN1। SN का मीनिंग बताइए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों अगर हम एलिफैटिक हैलोल्केन्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में से दो सब्स्टिट्यूशंस तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। उनमें से एक है SN2 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, और दूसरी जो आज हम कंप्लीट करके ही जाएंगे, अरे ऐसे कैसे हार मान लेंगे, दैट वन इज SN1। अब SN1 होती क्यों है, ध्यान से समझने वाली बात है। जब भी आपके पास कोई हैलोल्केन हो और आपको वो बोल दें कि भाई चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के दिखाइए, तो आप उस वक्त SN1 और SN2 के बारे में नहीं सोचेंगे। अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो पुराना लिविंग ग्रुप तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन SN1 की जरूरत पता है कब महसूस होती है, जब वो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली उस कार्बन पे अटैक ना कर पाए जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप बाहर जाना चाहता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, SN1 की जरूरत उसी वक्त होती है जब साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग पॉसिबल ही ना हो। तो आप इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक कपल है, अब उस कपल में काफी कॉन्फ्लिक्शंस आ गई हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। अब वहां पे जो फीमेल है, वो लड़की लेडी, वो बाहर जाना चाहती है, अलग होना चाहती है। अब वो पर्सन कह रहा है कि ऐसे कैसे आपको भेज दूं, मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स, जो बच्चे हुए हैं उनको कौन संभालेगा। अब उस लाइफ में, उस पर्सन की जिंदगी में एक और पर्सन आता है, लड़की आती है। अब वो लड़की क्या कंडीशन रखती है कि मैं ऐसे कैसे तुम्हारे से मैरिज करवा लूं, पहले पुरानी मैरिज को तो ब्रेक करो, पुराने बॉन्ड को तो ब्रेक करो। जब तक तुम डिवोर्स लेकर वो डिवोर्स के कागज मुझे नहीं दिखाओगे तब तक मैं तुम्हारी लाइफ में एंटर नहीं होंगी। बस यही कंसेप्ट हमें SN1 में नजर आता है बच्चों। SN1 में न्यूक्लियोफाइल तब तक रिएक्शन में एंटर नहीं होता है जब तक लिविंग ग्रुप बाहर ना चला जाए, जब तक पुराना बॉन्ड ना टूटे। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर का मीनिंग यही है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ओनली हैलो अल्केन पे डिपेंड करेगा, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। उसको तो हमने बाहर रोकर रखा हुआ है, उसको कहा हुआ है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए फिर तुम्हें बुला लेंगे। सो पॉइंट टू बी नोटेड, SN1 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन concentration of reactant, that is halolcane, not depends upon the concentration of nucleophile। तो बच्चे चलिए चलते हैं मैकेनिज्म। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो इसको मत देखना, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH3 लो जी हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा डार्क दिखाएंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल CH2 CH3, और इसके साथ में एक लीविंग ग्रुप लगा देता हूं, दैट इज क्लोरीन। अब SN1 के अंदर आपने न्यूक्लियोफाइल को स्टार्टिंग में चेक नहीं करना है क्योंकि वहां पे फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं बच्चों, अगर आपने SN1 रिएक्शन को फास्ट करना है ना, अगर इस बॉन्ड को आपने जल्दी से जल्दी ब्रेक करना है तो आप वहां पे कौन सा सॉल्वेंट लीजिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस बॉन्ड को जल्दी से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर मैं अपनी यहां पे बात करूं, मैंने पुराना बॉन्ड तोड़ना है, उसके लिए अब वो मेरी घर वाली मान नहीं रही, तो उसके लिए मैं अपने दोस्तों को या अपने ब्रदर इन लॉ को उकसाऊंगा, उनके थ्रू उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि यार मेरी लाइफ से इसको अलग कर दो। वही काम वाटर करता है। जब आप इस ऐसे कंपाउंड्स को वाटर में डालते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है और उससे आगे बनने वाला प्रोडक्ट उतना ही फास्ट बनेगा। तो इसको कहते हैं सोल्वोलाइसिस। आई रिपीट,
बच्चों इस प्रोसेस को कहेंगे सोल्वोलाइसिस, क्योंकि सोल्वोलाइसिस में हम वाटर यूज करेंगे और वाटर की हेल्प से ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा। जैसे बेटा ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा, क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा और कार्बन पे बच्चों कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। सुनने वाली बात है बच्चों। अब जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो दोबारा से क्लोरीन के पास नहीं जाएगा। अरे उससे तो उसका छुटकारा हुआ है, वो तो खुश नजर आ रहा है। अ पॉइंट टू बी नोटेड, एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। वाटर के हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण स्टेबल हो रहा है तो फॉरवर्ड प्रोसेस फास्ट होगा, लेकिन बैकवर्ड प्रोसेस फास्ट नहीं होगा। तो बैकवर्ड प्रोसेस जितना स्लो होगा, आगे आने वाला प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर। जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है वो प्लेनर की फॉर्म में होता है और मोर ओवर उसके पास एक p ऑर्बिटल क्या होगा? खाली। अब यहां पे आइए, जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है जिसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल, मोर ओवर पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से मींस यहां से भी अटैक कर सकता है, पीछे से मींस यहां से भी अटैक कर सकता है। तो सोचिए, जिस कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप और एटम्स डिफरेंट हैं, जिस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे, उसकी कोई ना कोई तो कॉन्फ़िगरेशन होगी। हम मानकर चलते हैं कि इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? S, क्योंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। जिसमें कायरल कार्बन हो, जिसकी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन हो R और S और उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो बच्चों वो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब जैसे क्लोरीन बाहर गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो बताइए न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी, दैट इज S। और अगर वो पीछे से अटैक करेगा तो ये तीनों के तीनों ग्रुप और एटम्स इसके ऑपोजिट साइड जाएंगे, क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, तो जिसके कारण ये पीछे जाएंगे। तो ये वाला कंसेप्ट बनेगा। मींस जो ग्रुप्स आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे थे वो इस केस में राइट साइड पे नजर आएंगे। मींस उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? चेंज। तो चेक कीजिए, अगर इस केस में कॉन्फ़िगरेशन वही है, दैट इज S, तो दूसरे कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन हम क्या मान लेंगे? R। ये हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं? CIP रूल, कान इंगोल्ड प्री-लॉन्ग रूल, जिसमें प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी जाती है। और अगर वर्टिकल पोजीशन पे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो और क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हैं, उसकी R कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो उसकी S कॉन्फ़िगरेशन। तो दो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, यहां पे मैंने कंसीडर किया S, तो यहां पे जो दो कंपाउंड्स बनेंगे उनमें से एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी और दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर SN1 के अंदर कायरल कार्बन है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो फाइनली आपको दो प्रोडक्ट्स देगा। इसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, दैट इज रिटेंशन, और दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाएगी, दैट वन इज इन्वर्जन। बस यहीं से एक इंपॉर्टेंट वर्ड बाहर आ रहा है। यहां पे आपको रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों कंपाउंड नजर आ जाएं तो बच्चों इस मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। सुना होगा आपने, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, पीवाईक्यूज में देखा होगा। तो रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें दो कंपाउंड्स एक दूसरे का मिरर इमेज हो। देखिए, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज तो है। अगर दो कंपाउंड्स जो इंडिविजुअल लेवल पे ऑप्टिकली एक्टिव हों और आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज हो, उसको हम और क्या कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ, इनैंशियोमर्स। उसको और हम बच्चों क्या कहते हैं?
इनेंशियोमर्स। तो बच्चों जो मैंने यहां पे ए और बी कंपाउंड बनाया है, ए एंड बी को आप और क्या बोलेंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसमिक मिक्सचर एंड इनेंशियोमेरिक पेयर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा SN1 का मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने कायरल कंपाउंड का भी बताया, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताया, और sp2 कार्बन होने के कारण न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक साइड से टैग करेगा, जिससे दोनों की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगी। एक की सेम रहेगी, दैट इज रिटेंशन, दूसरे की ऑपोजिट आएगी, दैट इज इन्वर्सन। और जो ये आपको दो कंपाउंड्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मिक्सचर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इनको हम कोलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, रेसमिक मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब अपने पास ये कंपाउंड है। अगर मैं बच्चों आपसे पूछ लूं कि पहली बात तो मुझे ये बताइए, इन चारों में से कौन से कंपाउंड में SN1 फास्ट होगी, SN1। तो अभी आपने एक चीज को ध्यान से सुना है कि SN1 में सबसे पहले पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं और नया बॉन्ड बाद में बनाते हैं। तो इसका मीनिंग कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। तो अगर इंटरमीडिएट बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे ना, जितना वो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। अब बताइए इन चारों में अगर यहां से मैं ब्रोमीन बाहर निकाल दूं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां से ब्रोमीन बाहर निकाल दूं अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां से ब्रोमीन बाहर निकाल दूं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां से भी ब्रोमीन निकालने पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री पे बाद में आते हैं। तो बताइए 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, Q होगा या फिर P होगा? इसको अलग से बनाकर देखिए तो चेक कीजिए। अगर मैं डायरेक्टली आंसर पे आऊं तो Q में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि बच्चों जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो बेंजीन के साथ फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो बेटा वहां पे रेजोनेंस होगी। अगर वहां पे रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और क्या चाहिए जब रेजोनेंस ही हो गई? किसी ने डायरेक्टली आकर आपके मुंह में खाना डाल दिया, इससे ज्यादा प्यार वो क्या करेगा? तो चेक कीजिए, रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मोर ओवर यहां पे 2 अल्फा कार्बन एंड टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स, 6 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी हो रहा है। तो रेजोनेंस के कारण इस Q में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो दैट्स व्हाई Q इज द राइट आंसर। और अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे बेटा P आएगा, क्योंकि P के अंदर आप चेक कीजिए, ध्यान से चेक कीजिए, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक, उसके बाद अब इसमें एक चीज और है। अगर मैं यहां से आपको SN2 का कंसेप्ट पूछ लूं, देखिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ SN1 का क्वेश्चन ही आएगा, सेम कंपाउंड्स में SN2 पे भी आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात तो SN2 में जितनी बल्कीनेस कम होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसका मतलब 3 डिग्री तो बाद में आएगा, 2 डिग्री पहले आएगा। अब 2 डिग्री में भी इन दोनों में किसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का टैग होगा? किसमें साइमल्टेनियसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग का कंसेप्ट नजर आएगा? हाँ, जिसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैसे ज्यादा होगी? जब उसके साथ बच्चों कौन सा ग्रुप लगा होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप स्ट्रॉन्गर होगा वो इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से खींचेगा, जिसके कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी और न्यूक्लियोफाइल जल्दी से भागा चलाएगा कि मेरी जरूरत है उसको, मैंने ब्रोमीन को बाहर निकालना है और खुद उसकी लाइफ में एंटर होना है। सो दैट्स व्हाई इन 4 कंपाउंड्स में से अगर हम SN2 की बात करें तो बच्चों अपने पास आंसर क्या आएगा? R। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब इसमें आप चेक कीजिए। अब इस केस में 4 कंपाउंड्स में से लो जी ऑप्शंस भी दी हुई हैं, इन चारों का हमने SN1 में डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। बहुत इजी है बच्चों, आप खुद कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, सोचिए। सबसे पहले तो ब्रोमीन जैसे ही बाहर जाएगा डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। दूसरी बात, जिस केस में हैलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा होता है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस देता है, जिसके कारण यहां पे डबल बॉन्ड करैक्टर बढ़ेगा। डबल बॉन्ड करैक्टर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, जहां पे सब्स्टिट्यूशन के चांसेस
0.001% भी नहीं होंगे। तो इसका मीनिंग P में कहां SN1, ना तो इसमें SN1 होगा भाई, ना इसमें SN2 होगा, तो P तो लास्ट में जाएगा, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब Q की केस में चेक कीजिए, बेंजाइल ब्रोमाइड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो Q में बहुत ज्यादा फास्ट SN1 होगी। इसमें आप चेक कीजिए, इसमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पहले अटेम्प्ट में, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। और इस केस में भाई सोने पे सुहागा, सोना सस्ता होने वाला है। इस पॉजिटिव चार्ज की रेजोनेंस बेंजीन के साथ होगी, मोर ओवर यहां पे अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, और वहां पे कॉन्जुगेशन के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रही है, तो इसलिए यहां पे स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी। तो पहले S आएगा, दूसरे नंबर पे Q आएगा, तीसरे पे R, और लास्ट में आएगा P। तो SQRP, SQRP, A is the right answer. Next one. In the following compound, arrange the reactivity of different bromine atoms towards NaSH. This is SH1 negative, मरकैप्टो का कंसेप्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमने रिएक्टिविटी देखनी है SH की इन हैलोजेंस के साथ, इन लिविंग ग्रुप्स के साथ। ऑर्डर चेक कीजिए, देखिए कहां पे फास्ट होगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर मैं यहां से ब्रोमीन बाहर निकाल दूं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, जो इसके साथ बैक बॉन्डिंग देगा, गोल्ड कार्बोकेटाइन। अरे भाई वो कार्बोकेटाइन तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है जिसके साथ वाला एटम के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, ये तो नोट डाउन कर लो। रेजोनेंस भी वहां पे फेल हो जाती है जहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाए, और इसमें तो बैक बॉन्डिंग वैसे बहुत फास्ट होगी क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन बोथ बिलोंग्स टू सेम पीरियड, तो एक डोनर और दूसरा एक्सेप्टर, तो इसलिए बच्चों इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी। क्या इस केस में फास्ट होगी? इसमें तो सबसे स्लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो ब्रिज हेड कार्बन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। अरे भाई पार्शियल पॉजिटिव भी नहीं आना चाहिए उस पे, तो क्योंकि कार्बन की अगर sp2 हाइब्रिडेशन होगी वो प्लेनर फॉर्म में जाएगा, तो उस क्लोज चेन के जो बॉन्ड्स हैं वो प्लेन में जाना चाहेंगे, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, तो वहां पे फिर रिंग के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन सबसे कम होगी। अब आप चेक कीजिए S फिर R लास्ट में। अब बचे दो, एक तो ये वाला बच्चों, एक ये वाला। अब बताइए Q में फास्ट होनी चाहिए, क्यों? ऐसे तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी। तो इसलिए पहले नंबर पे S, दूसरे पे Q, तीसरे पे P, लास्ट में R। सो B इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट। अब बताइए इस केस में अगर मैं आपको SN1 का कंसेप्ट पूछूं, SN1 डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो कैसे करोगे? अगर आपकी ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग है बच्चों, तो पहले लीविंग ग्रुप को बाहर भेजकर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा जब एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ने से ही स्पीड बढ़ती है, नहीं तो कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा बेटा फिर। तो सबसे पहले सभी में से क्लोरीन को बाहर निकालो, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। अब बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? जो कॉमन पार्ट है उसको तो स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे सभी में बेंजीन है, लेकिन यहां पे बेंजीन की पैरा पोजीशन पे CH3, अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा कार्बन 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा कार्बन, अरे भाई कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बताइए जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उतने ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, जिससे आगे रिएक्शन फास्ट होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होगी। तो इसलिए बच्चों P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S। तो यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है SN1 का। तो क्वेश्चन मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, SN1 पे भी आ सकता है, SN2 पे भी आ सकता है। अब इस केस में देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन विद एक्वस इथेनॉल, नोट कर लीजिए।
अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो उसको कोई जल्दी नहीं है अटैक करने की, वो तो आराम से बैठेगा। हाँ भाई ठीक है, पहले बॉन्ड ब्रेक कर लो, मैं फिर आ जाऊंगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल ऐसे कह रहा है कि पहले बॉन्ड ब्रेक कर लो, मैं फिर आ जाऊंगा, तो वहां पे कहां साइमल्टेनियसली का कंसेप्ट आएगा, जिसको खुद जल्दी नहीं है। मैं तुमसे अभी शादी कहां करूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी तो मैं 20 साल की हूं, अभी मैं 25 साल की हूं। कोई बात नहीं, तुम पहले अपनी फैमिली को सेट कर लिए, अपने आप को स्टेबल कर लो, मैं फिर तुम्हारे से शादी कर लूंगी। वही चीज यहां पे है। इथेनॉल कह रहा है कि मैं इथोक्साइड थोड़ी ना हूं। अगर मैं इथोक्साइड होता, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता, तो मैं सोच सकता था साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग SN2। लेकिन ये तो जहां पे क्या है, स्टेबल फॉर्म में है, लाइक वाटर। तो इसलिए बच्चों कहीं पे अगर आपको इथेनॉल नजर आ गया तो वहां पे चांसेस किसके होते हैं, SN1 के। तो फर्स्ट ब्रेकिंग, यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव, यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव। दैया रे दैया, हे परमात्मा, इतनी बड़ी गलती होगी। अरे इस पे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा ही नहीं, ब्रिडेट्स रूल, ब्रिज हेड कार्बन। तो भाई इसको तो लास्ट में रखेंगे, कहां इसके साथ रिएक्शन होगी, मरना है इथेनॉल ने। यहां पे ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री। अब बताइए 2 डिग्री, यहां पे होगा 3 डिग्री, यहां पे होगा, ओ माय गॉड, क्यों डिग्री देखें जब रेजोनेंस का सवाल हो। यहां पे तो बैक बॉन्डिंग, वही कंसेप्ट आ गया, गोल्ड कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। डिग्रीज क्या काम आएंगी, जब बंदे में दम हो तो कुछ करने का, वही कुछ कर गुजरने का काम किस में होता है, गोल्ड कार्बोकेटाइन में। तो इसलिए बच्चों P में SN1 सबसे फास्ट होगी, R में सबसे लास्ट में। सो P एंड R ढूंढिए कहां पे, ये P हो गया, ये R हो गया, फिर बचा Q एंड S। Q क्या है बच्चों अपने पास 3 डिग्री, S क्या है 2 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर अमंग डिग्रीज क्या होता है, 3 2 1 0। तो इसलिए बच्चों पहले Q आएगा फिर S आएगा, A इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। अब बताइए आगे कैसे करोगे। हाँ जी आगे, अरे कुछ नहीं, मैं देख रहा था और कितने क्वेश्चंस पड़े हैं। हाँ जी, अब इस केस में बताइए क्या स्टडी करें, क्या है मन आपका, SN1 या SN2। SN1 स्टडी करने का ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप्स पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं ये आपको बता देंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। जो खुद भीख मंगा है, जो खुद इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, अरे वो किसी और की गरीबी को क्या मिटाएगा। कार्बोकेटाइन गरीब है, क्या बात कर रहे हैं यार आप लोग। अगर कार्बोकेटाइन खुद गरीब है तो वो कब स्टेबल होगा, कब वो खुश होगा, कब उसको लगेगा परमात्मा ने मेरी सुन ली, जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, +I +H +R इफेक्ट वाला होगा। तो NO2 तो -R देता है, ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये +R देता है, और ये तो मिथाइल ग्रुप +H। लेकिन आपको मालूम है रेजोनेंस डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा फिर जाकर इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंचेंगे, फिर वो कहां जाकर स्टेबल होगा। सोचिए, एक तो खुद बैठा है कि हाँ बाबू बाबू बताइए क्या सेवा करूं, क्या काम करूं, तैयार हो गया, एक काम में लगा हुआ है, वो कहेगा बाबू मैं आता हूं, पहले वो काम तो निपटा लूं। तो वही कंसेप्ट CH3 में होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स तब बेंजीन की तरफ मूव करेंगे जब उसका पहले CH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। इसलिए बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट रेजोनेंस से कम होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस केस में होगी, R में। तो वही इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। इसमें सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, ये लास्ट में जाएगा। उसके बाद इसमें +H इफेक्ट है तो ये दूसरे पे आएगा। अब ये बंदा न्यूट्रल है, इसके पास पैरा पोजीशन पे कुछ है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो इसलिए बच्चों इसमें भी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझाई है फॉर SN1। नेक्स्ट वन, हाँ जी सेम कंसेप्ट, अब बहुत इजी है बच्चों। इसमें भी हम SN1 का ही कंसेप्ट करेंगे। यहां पे पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए, इसमें भी रेजोनेंस होगी, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगी, तो R पहले आएगा, S बाद में। लेकिन यहां पे गोल्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है क्योंकि दोनों में क्या होगी, बैक बॉन्डिंग, बैंग 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 बैंग। तो बताइए बैक बॉन्डिंग भी किस में फास्ट होगी, नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है तो ऑक्सीजन की देने की टेंडेंसी नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली कम होगी। तो इस केस में कार्बोकेटाइन पहले स्टेबल होगा, सो पहले आएगा Q, फिर आएगा P, फिर R एंड S। कितने मजे से आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो तो बुक भी आपको कवर से देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कवर है, कौन से ऑथर के, कौन से पब्लिशर की है। कंसेप्ट क्लियर है तो बुक ओपन कीजिए, चैप्टर पे जाइए, एमसीक्यू होगा ही होगा। नेक्स्ट वन, हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर रहे जी, मेजर प्रोडक्ट, लो जी 24। बढ़िया क्वेश्चन है, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बनेगा इसमें, क्या बनना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला है, OH नेगेटिव मिलेगा, लेकिन वाटर का मतलब सोल्वोलाइसिस, बताया था मैंने। अगर सोल्वोलाइसिस होगा, पहली बात तो ये बेटा 2 डिग्री हो गया। अगर मैं SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं 1 2 3, अगर मैं SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूं 3 2 1, तो ये 2 तो बीच में फंस गया। अगर 2 बीच में फंस गया तो बताइए SN1 कब होगा SN2, लिखिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है अमंग हैलोजन्स, तो बच्चों वहां पे किसके चांसेस होंगे, SN2। लेकिन अगर ब्रोमीन नहीं है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो वहां पे रिएक्शन स्लो होगी। स्लो का मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट ब्रेकिंग देन मेकिंग। तो इसलिए बच्चों यहां पे SN1 का कंसेप्ट आएगा। जिसमें SN1 का कंसेप्ट आएगा वहां पे बच्चों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि यहां पे कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होगा? नो, यहां पे तो 2 डिग्री, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा फिर बनेगा आपके पास 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री अब यहां पे क्या है, मैक्सिमम स्टेबल। तो इसलिए यहां पे किसका टैग होगा फिर, OH नेगेटिव का। तो OH यहां पे आना चाहिए। अब बताइए, B इज द राइट आंसर। तो यहां पे 2 चीजें थी ध्यान देने योग्य। पहला इसमें SN1 और SN2, और दूसरा SN1 के अंदर रीअरेंजमेंट, फिर जाकर आपका प्रोडक्ट सही बनेगा। तो कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल रखकर आपने हर क्वेश्चन को करना है, वह सही होगा ही होगा। लो जी, अब ग्राफ आ चुका है, मुझे तो ऐसे था क्वेश्चन हो चुका है। अब बताइए SN1 में फर्स्ट ब्रेकिंग देन मेकिंग, तो यहां पे पहली बात तो SN2 होगा ही नहीं, बल्किनेस बहुत ज्यादा है। अल्फा कार्बन पे 3 बेंजीन्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पे रेट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो इसका मीनिंग बेटा ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, अब बताइए, तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जहां पीरिडिन पे थोड़े ना डिपेंड करेगा। पीरिडिन तो एक बेस है जो रिएक्शन को कहीं ना कहीं कैटालाइज में हेल्प करता है, तो C तो D आएगा नहीं। दूसरा, जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट वहां पे बढ़ेगा, तो पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन, A इज द राइट आंसर। ये तो हमने केमिकल किनेटिक्स में भी किया हुआ है। केमिकल किनेटिक्स में बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर दोनों के ग्राफ्स हमने स्टडी किए हुए हैं। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आपको SN1 और SN2 का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप मेरा SN2 का फुल फ्लैश्ड वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हैं, जो मैंने लेक्चर नंबर 8 और 9 में, ये तो लेक्चर नंबर अपना कौन सा था, ये था अपना लेक्चर नंबर बच्चों 10 था। तो लेक्चर नंबर 8 और 9 में जाकर देखिए, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बेसिक्स। फिर आपको यहां तक पहुंचते समय ये फील आएगा कि जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे हैं। और मैं साथ में आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूं। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो में बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं, पर फिर भी देखने से कुछ तो मिलेगा। तो उनको भी साथ में देखते रहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, शुक्र सर फिर से हाजिर होंगे थोड़ा सा खाने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, फिर पीपीटीज बनाने के बाद जल्द ही अपना चेहरा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद आपका मिलता रहे। जय हिंद।